हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है इन पारा पार्ट्स क्लासेस में। 2012 तक का क्वेश्चन बैंक हम करवा दिए हैं। आपका चाहे था इश्तियाक दिया सर। अब आप लोगों को जो है हम लोग 2013 का क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं। देखिए, आपको इसी चैनल से क्यों जुड़ना है। ये एक मात्र बिहार बोर्ड का ऐसा चैनल है मेरे प्यारे बच्चे, जहां हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ है ना सब्जेक्टिव भी कराते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है ना इसका जो है ना क्वेश्चन बैंक का पूरा ये चाहिए तो 8709889091 पे कॉल करें। आपको जो है ना मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, है ना। आपको यहाँ से जो है व्हाट्सएप व्हाट्सएप मैसेज करें। यहाँ से जो है आप लोग को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ का पीडीएफ आप लोग को दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है राखल दास 2013 में क्या पूछा। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। किस नदी किनारे बसा हुआ? सिंधु नदी किनारे बसा हुआ। इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मृतकों का टीला। याद रखिएगा, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? एक बड़ा सा नहाने वाला टब जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला, लोथल। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है और विशाल स्नानागार तो मिला ही है, साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, यह स्नानागार पक्की टोक मिला था, पक्की टोक बना था। कहेगा कांच की मूर्ति विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। यह स्नानागार में इस तरह से बनाया गया था पक्की टोक, इसमें एक साथ कई आदमी नहा सकता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके पानी को प्रत्येक दिन साफ किया जाता था। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। 1300, याद रखिएगा, 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और अपने पिता संगम वंश के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था और इस हम्पी का नाम हम्पी पंपा देवी के नाम से पड़ा था, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थित। याद रखिएगा, प्रयाग प्रस्थित एक अभिलेख है या इलाहाबाद। याद रखिएगा, इलाहाबाद में लिखाया गया था। इलाहाबाद इलाहाबाद में लिखाया गया था। इसका पुराना नाम क्या है? अभी प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख जो है प्रयाग इलाहाबाद में। और समुद्रगुप्त के बारे में, इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है, यह हरिसेन ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख किसने लिखाया था? हरिसेन ने लिखाया था। अगर आपको पूछेगा किस राजा के बारे में जानकारी मिलता है, तो समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था? महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिया था। चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की सेवा करना, सदा सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य। तो याद रखिए, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा था मेरे प्यारे बच्चे? अहिंसा नहीं जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, महाभारत की रचना किसने किया था? महाभारत की रचना जो है वो किसने किया था? वाल्मीकि ने नहीं किया था, मनु ने नहीं किया था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, आप याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया? 18 दिनों तक लड़ा गया था, आपको याद रखना है इस बात को। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न देखना, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। आपको अच्छे तरीके से पता होगा किस भारतीय शासक को, है ना, नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो याद रखिएगा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, है ना। याद है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जिन राज्यों का उदय हुआ, धीरे धीरे वो शक्तिशाली राज बन गए, इन्हें ही महाजनपद कहा गया। महाजनपदों की संख्या 16 है, महाजनपदों की संख्या 16 है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता। याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहां बोले तो? मोरक्को। मोरक्को का निवासी था। 1333 में भारत आया। 1342 ईस्वी तक कहाँ रहा? भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ये। और तुगलक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। कौन सा नियुक्त किया? काजी। और कौन सा किताब लिखा था? राहिला नामक किताब लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में, है ना। अरबी भाषा में राहिला नामक किताब लिखा था, याद रखिएगा। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? याद रखिएगा, इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था, आप लोग को पता ही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे,
क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इल्तुतमिश नहीं, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाऊ मस्जिद, कुतुबुल मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे लाखों का दानी बादशाह भी कहा जाता है और लाख बख्श के भी नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ दक्षिण भारत में। कहाँ शुरू हुआ बोले तो दक्षिण भारत में शुरू हुआ, लेकिन इसको उत्तर भारत लेकर कौन गया? तो उत्तर भारत इसी का शिष्य था रामानंद। कौन बोले तो रामानंद। रामानंद जो है ना उत्तर भारत लेकर गया, याद रखिएगा। तो ध्यान सुनिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किसने किया था? रामानंद ने किया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस जो अकबर नहीं, जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्र, याद रखिएगा, चित्र चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका शासनकाल 1627 से लेकर 1600 है ना 1605, याद रखिएगा, 1605 से 1627 तक चला था। चित्रकला का शौकीन कहा जाता है इसको, जहांगीर के शासनकाल को। इन्होंने तुजुके जहांगीरी नामक किताब लिखा था। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही। दीन इलाही एक धर्म था। 1500, याद रखिए, 1581 ईस्वी को अकबर ने चलाया था। ये किससे संबंधित था बोले तो अकबर से संबंधित था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके काल में? सबसे ज्यादा बिल्डिंग दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, है ना, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये किसके शासनकाल में मिला था? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को काल के कहा जाता है, जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर था, याद रखिएगा, है ना। जब इनसे कहा था मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, अंग्रेज ने जब इससे कहा कि दम दमे में दम नहीं, जान मांग खैर की, ए जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते तेज लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की, तख्ते तेज लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। ऐसी देशभक्ति हमने किसी में नहीं देखा। हम इंडियन है मेरे प्यारे बच्चे, और हमारे देश से हमको बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये देश के लिए जीते जिएंगे, देश के लिए ही मरेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1906 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने आपका मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने किया था। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ, 1922 ईस्वी तक चला, लेकिन 5 फरवरी, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आपका क्या किया गया, है ना, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। डांडी किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे बच्चे? आपको बताना डांडी किस राज्य में है। तो डांडी जो है आप लोग का किस राज्य में है? तो ये डांडी जो है आपका गुजरात में है, जहां, है ना, 78 साथियों के साथ 224 दिन लगा था चलने में, 250 किलोमीटर चलकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था? तोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1934 नहीं, याद रखिएगा, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है वो किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। दिल्ली चलो का नारा, बाकी सब गलत है, सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, काला काला कानून, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को, याद रखिएगा, काला पानी की सजा के नाम से जानते हैं। यह घटना 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी मेरे प्यारे बच्चे, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मतलब होता बनाने वाला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, भारत संविधान के अनुसार क्वेश्चन ही नहीं है, संप्रभुता किस में निहित है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति में निहित है। ए नंबर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए
पहला अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चे इसका, तो आप 8709889091 पे कॉल करें। हम लोग 2013 का पीडीएफ कर रहे हैं ना, ये 2013 का हम लोग को क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और जल्दी ही सारा क्वेश्चन बैंक आप लोग का आ जाएगा। इतिहास लेखन में अभिलेख की क्या भूमिका है? मेरे प्यारे बच्चे, इतिहास के लेखन में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन काल में जो राजा के समय जो घटनाएं घटता था, राजा उसे पत्थर पर क्या करता था, लिखा देता था। आज अगर हम उसे अभिलेख कहते हैं, अगर आज हम इस अभिलेख का अध्ययन करें तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इतिहास के लेखन में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर क्वेश्चन आएगा इतिहास के लेखन में अभिलेख की क्या भूमिका है, आंसर लिखिएगा इतिहास के लेखन में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में राजा के समय जो घटना घटता था, राजा उसे पत्थर पर लिखा देता था। अगर आज उस पत्थर को हम अभिलेख कहते हैं। आज अगर हम उस अभिलेख का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधन क्या क्या थे? हड़प्पा वासियों का सिंचाई का साधन निम्नलिखित है। पहला, नदी, नहर, कुआं, इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, सिंचाई क्या करते थे। गौतम बुद्ध, है ना, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध के उपदेश लिखें। गौतम बुद्ध ने कौन कौन उपदेश दिया? गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेश दिया। सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की सेवा करना। सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की क्या करना, सेवा करना। तो याद रखिए गौतम बुद्ध के कौन कौन उपदेश है? सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, माता पिता की क्या करना, सेवा करना। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, मौर्य काल के इतिहास के जानने का स्रोत लिखे। मौर्य काल के इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अरसास और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। अगर इस पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं, है ना, तो हमें मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलता है। मौर्य काल के इतिहास के जानने का स्रोत बताइए। मौर्य काल के इतिहास के जानने का प्रमुख स्रोत कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अरसास और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। अगर इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा की भलाई के लिए जो कार्य किया उसे हम क्या कहते हैं, है ना, अशोक के धर्म से आपके, अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो काम किया उसे हम धर्म कहते हैं। अशोक ने, है ना, स्वयं से प्रश्न करता है अशोक, धर्म क्या है? स्वयं उत्तर देता है, धर्म दया है, धर्म कृपा है, धर्म दान है, धर्म माता पिता की सेवा है। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? अशोक स्वयं से प्रश्न करता था धर्म क्या है, स्वयं उत्तर देता है धर्म दया है, धर्म कृपा है, धर्म दान है, धर्म माता पिता की क्या है, सेवा है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषता बताइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषता निम्नलिखित है। विजयनगर साम्राज्य बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे, है ना। विजयनगर मंदिर के आगे क्या होता था, गौपुरम होता था। ज्यादातर इमारत संगमरमर के पत्थर का बना हुआ था। विठल महल, कमल महल यहाँ का प्रसिद्ध इमारत था। अब इसको वीवीआई हम कर दिए, इतना तो लिखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषता, विजयनगर साम्राज्य में बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे। विजयनगर साम्राज्य मंदिर के आगे क्या होता था, गौपुरम होता था। यहाँ का ज्यादातर इमारत संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था। विठल मंदिर, कमल महल, ये सब क्या था बोले तो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध महल था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के धार्मिक नीति को लिखें। अकबर का धार्मिक नीति कैसा था? अकबर का धार्मिक नीति बहुत उत्तम था। अकबर जानता था कि हमको भारत में लंबे समय तक शासन करना है, तो हिंदुओं को मित्र बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, राजपूतों को अपने सेना में भर्ती किया, है ना, हिंदुओं के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। 1564 ईस्वी में उन्होंने हिंदुओं पर लगे हुए जाजिया कर को समाप्त कर दिया, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं अकबर का धार्मिक नीति बहुत ही उत्तम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का लाभ बताना है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या लाभ? अस्थायी बंदोबस्त का निम्नलिखित लाभ है, जैसे कंपनी के साथ साथ कंपनी की आय में वृद्धि हुआ, है ना। कंपनी को बार बार टैक्स वसूलने छुटकारा मिल गया। कंपनी की आय निश्चित हो गई, कंपनी की आय में वृद्धि हुआ। कंपनी को बार बार टैक्स वसूलने से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का कारण बताना भैया, कौन कौन कारण है? 1857 क्रांति के निम्नलिखित कारण है, तत्कालीन कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? याद रखिएगा, यूं तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पहली बार हमारे देश का झंडा 26 जनवरी 1929 को लाहौर 12 बजे रात में लाहौर के रावी नदी के तट पर फहराया गया। यह दिन ऐतिहासिक बना रहे, इसीलिए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? यूं तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमारे देश के झंडा को पहली बार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया गया। यह दिन ऐतिहासिक बना रहे, लोग जमाने जमाने तक इस दिन को याद रखें, इसीलिए हमारे देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर आप चाहते हैं आपको पूरा जो है ना नोट्स मिल जाए, है ना, याद कीजिएगा, पूरा नोट्स जो है ना मिल जाए किस चीज का, पूरा नोट्स मिल जाए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन बैंक का, तो आप 8709889091 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन बैंक का आंसर के साथ ये मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।